नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में कई जगहों पर नए वक्फ कानून का विरोध हो रहा है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज दिल्ली में प्रदर्शन किया। वक्फ बचाओ अभियान के तहत तालकटोरा स्टेडियम में यह प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में कई मुस्लिम संगठनों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि पहुंचे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव भी पहुंचे। इस मौके पर ओवैसी ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है। ये काला कानून हमें किसी हाल में मंजूर नहीं है। वहीं मौलाना अरशद मदनी ने इसे मुसलमानों की शरीयत में दखल बताते हुए कहा कि वक्फ की सुरक्षा की लड़ाई हमारे अस्तित्व यानी कि वजूद की लड़ाई है। मुसलमान शरीयत में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। संविधान को बचाना है तो इस कानून को खत्म करना ही होगा। इन सब के बीच सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि वे नफरत के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं। एजेंसियों का दुरुपयोग करके और राजनीतिक लोगों पर दबाव बनाकर इस बिल को पास कराने में सफल हुए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इन लोगों के अनुसार बहुत बड़ा प्रदर्शन का आयोजन किया गया। तरह तरह की बातें भी की गई, लेकिन क्या लग रहा है कि इससे क्या असर होने वाला है? सरकार पे कोई असर होने वाला है क्या, जिस तरीके से ये लोग दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सरकार पर असर डालने के लिए प्रदर्शन नहीं कर रहा, क्योंकि इन लोगों को तो पता चल गया था कि जब वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक संसद में लाया गया था और उसके बाद पारित करने से पहले इन लोगों ने डिमांड की कि नहीं, JPC बननी चाहिए, और JPC सरकार ने बना दिया। 5-6 महीने का समय था। ये लोग घूम घूम कर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन करता रहा। QR कोड जारी किया, अलग अलग जगहों पर सेमिनार किए, मीटिंग किए, हर तरह के हथकंडे अपनाए, मेल किया और सब जगह QR कोड दे रहा था मस्जिदों में कि इस पर कंप्लेन करो। मतलब संख्या बल दिखाना चाह रहा था कि इतना लाख लोग हैं जो इस बिल के विरोध में सामने में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन सरकार पर दबाव नहीं बना। JPC में बैठकें हुई, सारे रिपोर्ट सामने आए, उसके बाद भी विपक्ष के 12 के 12 संशोधन खारिज कर दिए गए। कोई भी संशोधन उन लोगों का लागू नहीं हो पाया। उसके बाद फिर JPC की रिपोर्ट सौंपी गई और वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पारित हो गया। राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, कानून बन गया। अब इन लोगों को जो इतना समय मिला, जिसमें इसने ताकत झोंक दी कि ये विधेयक पारित ही ना हो संसद के अंदर, तो अब सरकार पर प्रेशर डालने की सारी रणनीति फेल हो गई है कि ये सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि हम पूरी तरह से मरे हुए नहीं हैं, मतलब अभी भी जान बाकी है। ये मदनी जो बोल रहा है वजूद की लड़ाई, तो मदनी क्यों नहीं खुद पहुंचा? मदनी तो इस प्रदर्शन का हिस्सा भी नहीं था। संदेश भेज रहा है, पता नहीं तबीयत खराब है, कोई और कारण है, किस कारण से नहीं आया ये तो मदनी ही बताएंगे। लेकिन फिर भी वो खुद प्रदर्शन में नहीं आया। इन लोगों ने कहा 180 मुस्लिम तंजीमें जिसको इनवाइट किया गया था, बिना इनवाइट किए हुए कुछ ऐसे ही निर्लज्ज किस्म के नेता जो धर्मेंद्र यादव जैसा है, जिसको शर्म लाज नहीं है कि पता नहीं इसको इनविटेशन भेजा गया था कि नहीं। सबसे बड़ी हिंदुस्तान की पार्टी का नेता यही है। अगर विपक्ष की बात भी करें तो इन लोगों ने अगर इनविटेशन भेजा पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को या पॉलिटिकल पार्टियों को, तो सबसे पहले भेजती किसको? कांग्रेस पार्टी को। उसके नेता आते, और उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम नेता है। इसके पास कितने मुस्लिम नेता है? समाजवादी पार्टी के पास। ये धर्मेंद्र यादव को भेज दिया जिसकी कोई पहचान ही नहीं है, कोई जानता तक नहीं है। ये सांसद बना है, पिछली बार सांसद का चुनाव भी उपचुनाव में हार गया था, लेकिन इसको भेज दिया गया। और भेजा गया तो क्या इनविटेशन मिले थे इसको? क्योंकि कांग्रेस को तो नहीं मिले, या कांग्रेस को मिले होते तो उसने दूरी बना ली। ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से तो कोई नहीं आया, और अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से आया, और उधर से मरते टूटते स्थिति में पहुंचे महागठबंधन की एक पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, जिसने भी झा जी को भेज दिया। उसकी पार्टी में भी कई मुसलमान नेता हैं। अखिलेश यादव को अगर भेजना ही था तो ये वर्ग को भेजता। ये धर्मेंद्र यादव को भेजने की क्या जरूरत थी? ये वर्ग को भेजता। इनके पास 4 मुस्लिम सांसद है, चारों में से किसी को भेज देता। ये इकरा हसन को भेज देता।
थोड़ी एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव भी हो जाती। डर तो इस बात का था कि ये जो पूरा मौलाना प्रोटेस्ट है, ये इस बात के लिए भी प्रोटेस्ट कर रहा है कि वक्फ काउंसिल के अंदर जो कहा गया है कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व जो होगा उसमें 2 महिलाएं भी होगी। ऐसा नहीं है कि सारे मेल डोमिनेटेड काउंसिल बना दो, मुस्लिम महिलाएं भी होगी। इसलिए महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इसका समर्थन किया गया कि नहीं, हम तो इस कानून के समर्थन में हैं। उन लोगों ने विरोध नहीं किया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसमें पूरा पुरुषों का डोमिनेंस है, ये लोग मौलाना बैठकर महिलाओं पर शासन करते हैं और उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। तो पॉलिटिकली तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी नहीं गई, उसके बाद ममता बनर्जी की तरफ से कोई नहीं आया, न स्टालिन की पार्टी का कोई यहाँ दिखाई पड़ा, न कम्युनिस्ट पार्टियों का कोई नेता आया, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक, कोई भी कम्युनिस्ट पार्टियों के गठबंधन में कई पार्टियां हैं छोटे छोटे स्तर पर। ये मुसलमानों का एक आंदोलन था जिसमें 2 निर्लज्ज पार्टियों के निर्लज्ज नेता पहुंच गए, जिसको कोई पूछ नहीं रहा था, जिसको तीसरी चौथी कतार में जगह मिली, जहां पर ये छिप छिपा के बैठे थे। मंच पर बोलने के लिए मिल गया कि नहीं इनकी भी आवाज़ सुन लो, क्योंकि यही तो मेन है जो बोलेगा नहीं हिंदुस्तान की लड़ाई है, मुसलमानों की नहीं है, ये पूरे सारे समुदाय की लड़ाई है। ये हिंदू मुसलमान सब जंग करेंगे क्योंकि संविधान खारिज किया जा रहा है। संविधान का मतलब इन लोगों ने ऐसे बदल दिया है कि संसद से बनाया गया कानून ही तो संविधान है। संविधान है क्या? संविधान किसने बनाया? संविधान भी तो संसद में बैठकर ही बनाया गया था। और उस समय जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने बनाया जी। 1935 के एक्ट के अनुसार जहां जहां रिप्रेजेंटेटिव बने थे, अंतरिम सरकार बनी कांग्रेस की और सारे पार्टियों के कुछ मेंबर बने, संविधान निर्माण समिति बनी और उस समिति में अलग अलग ड्राफ्ट कमेटी अलग बनी, जिनके चेयरपर्सन बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। BN राव की कमेटी थी, जेबी की कमेटी थी, पटनायक की कमेटी, कई कमेटियां थी और सब लोगों ने मिलकर बनाया। वो रिप्रेजेंटेटिव ही तो थे और इसलिए उसमें ये जगह दी गई कि संविधान में संशोधन किया जाएगा और संसद में ही संशोधन होगा, कहीं और तो होगा नहीं। तो तुम ये संविधान की बात भी करते हो और संवैधानिक संस्थान के ऊपर हमला भी करते हो और उसके ऊपर भरोसा भी नहीं करते हो। तो ये जो सारे लोग बैठे थे, यहां आया मदनी बोल रहा है क्या कि ये शरीयत के खिलाफ है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दखलंदाजी बर्दाश्त तो करना पड़ा। ट्रिपल तलाक तुम्हारे शरीयत के अनुसार नहीं था, दखलंदाजी तो बर्दाश्त किए। अभी तो यूसीसी आएगा, वो भी दखलंदाजी बर्दाश्त करना पड़ेगा। उत्तराखंड में जाकर सब मिलकर आंदोलन करो। यूसीसी कैसे लागू कर दिए? हम शरीयत के अनुसार चलेंगे, हम भारतीय संविधान के अनुसार नहीं चलेंगे। इतना कंफ्यूज्ड कौम है ये कि एक तरफ संविधान करके अपने आसपास के लोगों को भ्रमित करेगा और दूसरी तरफ कहेगा कि नहीं हम शरीयत के अनुसार चलेंगे। तो एक ही चीज मानोगे ना, या तो मान लो कि हम शरीयत के अनुसार ही चलेंगे, या तो कह दो कि संविधान के अनुसार देश चलना चाहिए। तो तुम्हारी शरीयत के अनुसार देश चले, संविधान के अनुसार न चले। संविधान में तो यही व्यवस्था है कि संसद से कोई कानून पारित किया जाएगा। अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ। सुप्रीम कोर्ट में तुम पहुंचे हुए हो, उसको चैलेंज किया जा सकता है संसद में बनाए गए कानून को भी। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा कि वो किस तरह के फैसला देती है। अब इसके बाद तुम प्रोटेस्ट भी करोगे कि संसद दबाव बनाएंगे, क्योंकि एक बार हमने दबाव बना लिया है। अब एक बार दबाव बना लिए और एक बार विफल हुए हो, इसका पता नहीं है, वो भूल गए। बोल रहा है सब कि शाहीन बाग बना देंगे पूरे देश को। तो शाहीन बाग बनाने से क्या हो गया? शाहीन बाग एक विफल आंदोलन की इतिहास के पन्नों में सिमटी हुई कहानी है। शाहीन बाग में प्रोटेस्ट किए तुम लोगों ने, पूरी दुनिया में ये महिलाओं का प्रोटेस्ट था, इसलिए कुछ बुजुर्ग, कुछ मीडिया वाले ये हाईलाइट कर करके पूरी दुनिया में खबर फैला दिया कि शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या कर ली सरकार ने? क्या CAA वापस ले लिया? तुम्हारे प्रोटेस्ट का नतीजा क्या निकला ये बताओ। कि हमने ये आंदोलन किया और सरकार को झुका दिया। तुम्हारी सरकार तो झुकी नहीं, CAA नोटिफाइड हो गया और उसके बाद अब उसके अनुसार नागरिकता भी मिल रही है। तो तुम्हारा असर क्या हुआ जो आज असर होगा? 180 मुस्लिम संगठन
जो ये कहता है 180 मुस्लिम तंजीमों को इनवाइट किया गया था, तो इन सब लोगों की लिस्ट तैयार है। अब पहला आधार, सबसे पहले जो लीडर है, जो लीड कर रहा है इस आंदोलन को, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना के बैठा है कि हम अपना कानून चलाएंगे, अपना कानून चलाएंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों? जब तुम संविधान की बात करते हो तो संवैधानिक कानून के अनुसार चलो, तो पर्सनल लॉ बोर्ड के ऊपर एक्शन होगा, इसकी मांग चल रही है। ये जो प्रोटेस्ट कर रहा था, तो कई संगठनों ने इस बात की मांग की, और यहां तक कि ये वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करने में कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी कहा कि भाई ये जो चोर गैंग है इसके खिलाफ ईडी जांच करवाओ। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ कहा है, कंप्लेन आना शुरू हो गया कि सीबीआई और ईडी से इंक्वायरी करवाओ, ये चोर लुटेरा है, ये सब ये एनजीओ बना के बैठा हुआ है, ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन करा लिया है और सोचता है कि हम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कौन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है? ये जमीयत उलेमा हिंद का इलेक्शन होता है क्या? ये चुनाव करता है कि हम मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स ने कौन सा चुनाव लड़े हैं कि मुसलमान सब वोट देंगे? भाई चलो मुसलमान ही वोट दे, लेकिन कौन सा प्रतिनिधि तुम बन के बैठे हुए हो? ये कोई भी ऐसा संगठन मुसलमानों का जो ये कहता है मुस्लिम संगठन है, इसमें किस में चुनाव होता है? लोकतांत्रिक तरीके है कि स्टेट में भी मान लेते हैं स्टेट प्रेसिडेंट है, या फिर जैसे राजनीतिक पार्टियां हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसके इंटरनल चुनाव ही होते हैं, स्टेट लेवल पर चुनाव होते हैं, नेशनल लेवल पर चुनाव होते हैं, अध्यक्ष है, राष्ट्रीय सचिव है, महासचिव है, प्रदेश अध्यक्ष है। अब ये सब का चुनाव होता है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। तुम्हारा कब चुनाव होता है? तो तुम कैसे कहते हो मुसलमानों का प्रतिनिधि है, मुसलमानों का प्रतिनिधि है? तुम मुसलमानों के प्रतिनिधि नहीं, मुसलमानों की राजनीति करके रोटी सेककर अपना जेब भरने वाले संगठन हो। इसलिए 180 संगठन जो है वो एक एक करके इन्वेस्टिगेशन और बैन के लिए तैयार रहे। एक एक पर बैन होगा। ये पीएफआई पर तो बैन लग गया, एसडीपीआई जिसका ये मोहम्मद सामी आके यहाँ चिल्ला रहा था कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, सर पर कफन बांध के आए हैं, गला कटवाने के लिए तो तैयार रहो, तैयार रहो, क्योंकि पीएफआई तो प्रतिबंधित हो गया। दोनों तुम्हारे ये आका जो थे जेल के अंदर हैं, एयरपोर्ट से घसीट कर ले गया ईडी वालों ने कि तुम चोर लोग, चोर लुटेरे अब ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। अब उसी का पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई। अब एसडीपीआई वाले चीख चिल्ला रहे हैं, कांग्रेस का गठबंधन है इसका, केरल में भी गठबंधन, कर्नाटक में भी गठबंधन और तमिलनाडु में भी गठबंधन। तो गठबंधन से ये कुछ ज्यादा उभर चुका है, एसडीपीआई पर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, पॉलिटिकल पार्टी है, इसीलिए डायरेक्ट तौर पर इस पर अभी तक एक्शन नहीं हुआ, इनडायरेक्टली इसके नेताओं के ऊपर एक्शन हुआ है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी ही बैन हो जाएगी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो आकर यहां चिक चिल्ला मचा रहा है, ओवैसी की पार्टी। ओवैसी क्या है? ये दो लोगों का अपने परिवार की पार्टी, और ये कहता है ये सारे पारिवारिक पार्टियां तो ऐसे हैं, सारे के सारे हैं राजनीतिक पार्टियों में, क्षेत्रीय पार्टियां जितनी है सब अपने परिवार के कब्जे वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी धर्मेंद्र यादव को भेज दिया इन लोगों ने, और अखिलेश यादव वहां कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दंगा फैलाना चाहती है ताकि उसका राजनीतिक फायदा मिल सके। तो तुम मुख्यमंत्री थे, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, कौन सा काम कर दिए रुकवाने के लिए? तुमने तो वही काम किया जो कांग्रेस ने किया पहले, सारे हिंदुओं को उसमें एफआईआर दर्ज करवाए और उसको पकड़ के अंदर कर दिए। तो सर धर्मेंद्र यादव को क्यों भेजे? क्या अखिलेश यादव ये साबित करना चाहते हैं कि कोई हो या ना हो लेकिन मुसलमानों के साथ भाई हम तो जरूर खड़े हैं? देखिए, अखिलेश यादव ये चाहता है कि मौलानाओं के बीच जाकर हम कहें कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। देश को नहीं बताना चाहता। अगर लोगों को बताना चाहता कि हम इसके साथ खड़े हैं तो खुद अखिलेश यादव को जाना चाहिए था। ये धर्मेंद्र यादव को कौन पहचानता है? दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में था, लखनऊ में तो था नहीं बरेली और मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद बदायूं में था। बदायूं में होता तो कहते चलो बदायूं का सांसद है, तो सांसद को पहचानता। धर्मेंद्र यादव को कौन पहचानता है? नेशनल मीडिया में कोई पहचानता भी नहीं है कि उसको फोकस करके बताएगा। अब वो तो एक ही दो नेता था, मनोज झा
और धर्मेंद्र यादव, तो इसलिए लोगों ने उसका स्टेटमेंट भी दे दिया। अगर 10-20 और दूसरे लोग रहते, कांग्रेस के 2, 4, 5 नेता रहता, या फिर ममता बनर्जी की पार्टी का रहता, अखिलेश यादव के भाई ये धर्मेंद्र यादव के बारे में एक लाइन छपती भी नहीं, खबर जानता भी नहीं कोई कि धर्मेंद्र यादव भी वहां गया था। तो ये उन लोगों को बताना चाहता है कि देखो भाई हम हैं तुम्हारे साथ, देश को नहीं बताना चाहता, लोगों के सामने एक्सपोज नहीं होना चाहता। अगर लोगों के सामने एक्सपोज होना चाहता तो खुद चला जाता, उसको ज्यादा कवरेज मिलती। उसी तरह से लालू प्रसाद यादव, ये तेजस्वी यादव खुद क्यों नहीं आया, खुद आना चाहिए था यहां। भाई जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अध्यक्ष आ रहा है, सारे संगठन का प्रमुख आ रहा है, तो फिर तुम लोगों को अपने पार्टी के अध्यक्ष को बुलाना चाहिए। नहीं जा रहे, छुटभइये नेताओं को बुला दिया कि आएंगे भी तो हो सकता है मंच पर ही झगड़ा झंझट हो जाए, कौन आगे बैठेगा कौन पीछे बैठेगा, ऐसे ही इन लोगों की रैलियों में ऐसे होते रहता है। और यहाँ तो बड़े बड़े दिग्गज आए हुए रहेंगे, और मौलाना साहब जो सब आए हैं वो तो अपना टोपी दाढ़ी दिखाने के लिए आए कि पहली कतार में तो हम ही बैठेंगे, ये उस बोर्ड के अध्यक्ष, ये उस बोर्ड के अध्यक्ष, ये वो संगठन के अध्यक्ष। अब सब अध्यक्ष साहब मंच पर बैठेंगे पहली कतार में, दूसरी कतार में। कहीं ये कुर्सी तक नहीं ढंग से रखी थी ये धर्मेंद्र यादव और मनोज झा के लिए, बेशर्मों की तरह जाकर उस भीड़ में शामिल हो गया, सारे टोपी दाढ़ी वालों के बीच। तो खैर इन लोगों की स्थिति हो गई है कि न वही धोबी वाले कि न घर के रहा न घाट के रहा, न इधर के रहेगा न उधर के रहेगा। और इन 180 संगठनों पर अब तैयारी चल रही है। पहले तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इलाज करना पड़ेगा, और उसके लिए तैयारी भी है कि आगे इसके एक एक नेताओं के अकाउंट की जांच करो, ये चोर चकार लोग कहाँ कहाँ से पैसा लाता है, और उसके बाद इसकी फंडिंग की जांच करोगे। तो मदनी डरा हुआ इसलिए है कि इसके ऊपर तो पहले से जांच चल रही है, देवबंद वाला उधर डरा हुआ है। तो इन सारे लोगों का जो सोर्स है एनर्जी का, जहां से उठाकर पैसा लाता है, सबसे पहले वही ब्लॉक होगा। और जो है प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है अखिलेश यादव, तो ऐसे ही परेशान है कि हमारी पार्टी में ही दबाव बन रहा है कि 4 पर कितने को कुर्बान करोगे, 4 ही सांसद हैं, सारे सांसद को कुर्बान कर दो इसी चारों लोगों पर, क्योंकि और दूसरे जगह पर तो लात मार के भगा देगा, वहां से तो वोट मिलने वाला नहीं है। इस बार तो तुक्केबाजी में जीत भी गए। तो स्थितियां अखिलेश यादव की पार्टी की भी खराब है, वहां भी इसी तरह से बहसबाजी चल रही है, जैसे मौलाना मौलवी कर रहा है। ये हिंदुओं के खिलाफ ही तो आंदोलन कर रहा है, आजादी की दूसरी लड़ाई, ये जंग आजादी की दूसरी लड़ाई इसकी कौन सी है भाई। एक बार आजादी की लड़ाई लड़े तो उसमें क्या किया, पाकिस्तान बनाया। अब दूसरी लड़ाई लड़के क्या करोगे, कोई दूसरा पाकिस्तान बनाओगे, और उसमें ये सारी राजनीतिक पार्टियां जो सेकुलर अपने आप को कहती है उसके दूसरी आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो रही है। तो ये अब वही स्थिति में है कि गीदड़ की मौत आता है तो वो शहर की तरफ भागता है। ये लोग ज़्यादा फड़फड़ाना शुरू कर दिया है। तो सनातन संस्कृति में है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, ज़्यादा करोगे तो विध्वंस हो जाएगा। अगर बैलेंस बना के चलोगे तो तुम्हारी भी छोटी बातें मान ली जाएगी, हम भी अपनी बातें माने, यही डेमोक्रेसी है। और इन लोगों ने हद पार कर दी है, इसलिए इसका सर्वनाश भी तय माना जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो दिल्ली में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान जमकर बयानबाजी देखने को मिली, हालांकि इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ सरकार ने भी तैयारी कर ली है, जो इसके विरोध में उत्पात मचा रहे हैं उन पर भी जल्द ही तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। किस्सा यूपी का भी फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।